हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि सीटेट पेपर 2 में इम्पॉर्टेंट है साइंस में। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का ये मतलब होता है कि जो बेंडिंग ऑफ लाइट यानी लाइट का बेंड हो जाना नॉर्मल की तरफ, जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे इस फिगर में क्या हो रहा है, ये जो लाइट रे है ये हमारी वाटर से जा रही है एयर में, तो ये गई वाटर से एयर में, तो ये बेंड हुई पर अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी ये हमारी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो ये बेंड हुई अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये बता रही है कि जब हम डेंसर से रेयरर में जाएंगे, डेंसर टू रेयरर में जाएंगे, तो जो हमारी लाइट रे है वो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। पर जब हम रेयरर से डेंसर की तरफ जाएंगे, रेयरर टू डेंसर, तो हमारी लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को ही हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये कब होता है? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है, तो उसी दौरान जो उसका बेंड होता है लाइट का, उसी को ही हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें 3 नोट हैं। व्हेन लाइट गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। वही जो भी बताया कि जब लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, जैसे एयर से वाटर में जाएगी, एयर टू वाटर, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। पर अगर ये वाटर टू ग्लास जा रही है तो क्या होगा? तब भी ये नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी, क्योंकि जो ग्लास है वो वाटर से भी ज़्यादा डेंस है, तो इसीलिए नॉर्मल की तरफ ही बेंड होगी। इसका नोट 2 क्या कह रहा है? व्हेन लाइट गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जबकि ये उसका उल्टा कह रहा है, यानी जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर बेंड होगी जाके। नोट 3, व्हेन द लाइट इंसिडेंट नॉर्मली इट गोज स्ट्रेट, यानी जब लाइट रे इंसिडेंट करेगी नॉर्मल में तो ये सीधे चली जाएगी। कैसे चली जाएगी? तो ये सीधे चली जाएगी ऐसे। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, इसके हमारा जो लॉ है वो ये कहता है, इसके 2 लॉ हैं, जो कि सबसे पहला ये कहता है जो नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, यानी जो हमारी इंसिडेंट रे है, हमारी रिफ्रैक्टेड रे है और जो हमारी नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करती हैं। यही इसका सबसे पहला लॉ है रिफ्रैक्शन का। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है जो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसका हमारा दूसरा लॉ कह रहा है, यानी द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है हमारा, वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कांस्टेंट है, यानी साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कि हम क्या कहते हैं? जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1, यही हम कहते हैं, जो कि इसमें दिया भी हुआ है स्नेल्स लॉ में। या क्या दिया हुआ है? n1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू n2 साइन थीटा 2, यही स्नेल्स लॉ है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये थीटा एंगल बना रही है, और हमने जो इसमें आई लिया है यानी उसमें वो आई एंगल बना रही है। अगर ये थीटा एंगल बना रही है तो इसमें क्या होगा? साइन थीटा 1। और यहाँ पे रिफ्रैक्शन में क्या हो रहा है? इसमें ये थीटा 2 एंगल बना रही है, तो यानी आर की जगह हम रखेंगे थीटा 2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू n2 अपॉन n1। n2 हमारा सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और n1 हमारा फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए। विच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विच रिमेन्स सेम ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो सेम रहती, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं आता।
वेवलेंथ, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी या तीनों में बदलाव नहीं आता। वेवलेंथ में तो बदलाव आता ही है, उसकी वेलोसिटी में भी बदलाव आता है, पर उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई बदलाव नहीं आता। वेलोसिटी में कैसे आता है, जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, वेलोसिटी कम हो जाती है तो इसमें चेंज आ रहा है, जबकि फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता। इसी तरह वेवलेंथ में भी चेंज आता ही है। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान सेम रहती है, वो है फ्रीक्वेंसी। अब हम देखेंगे क्रिटिकल एंगल क्या होता है। रिफ्रैक्शन में हमारा क्रिटिकल एंगल क्या होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंट the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 degree is called critical angle। सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि ये डेंसर मीडियम से रेयर में जाता है, डेंसर से रेयर में जाता है। तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा नॉर्मल बन जाए, उससे ही हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। इसमें ये नॉर्मल बन रहा है तो इसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल। और हमारा टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इसी में क्या हो जाता है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, यानी जो क्रिटिकल एंगल से, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, जिसमें वो उसी मीडियम में वापस आ जाए। तो इसी को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल बनाए या 90 डिग्री बनाए, रेयर मीडियम में जो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो, तो उसी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। जबकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो उसी मीडियम में वापस बन जाता है, जो कि यहाँ पे बन रहा है θ2। यह है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। यू आर गिवन 3 मीडियम, हमें 3 मीडियम दिए गए हैं A, B एंड C, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.33, 1.65 और 1.46। द मीडियम इन विच लाइट विल ट्रैवल फास्टेस्ट, इनमें से कौन सा ऐसा मीडियम है जिसमें लाइट सबसे ज़्यादा तेज़ जाएगी। तो हमने क्या देखा था, जितना मीडियम रेयरर होगा, यानी जितना उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, उतनी ही उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, C का, तो C की सबसे कम होगी स्पीड। और सबसे कम किसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, A का, तो एक वाले की जो हमारी स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होगी, और इसी में जो लाइट है वो सबसे जल्दी पहुंच जाएगी या सबसे ज़्यादा तेज जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, A। इसमें क्या दिया हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है हमें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और हमें क्या निकालना है, V निकालना है। हमने इसका फॉर्मूला देखा ही है, जिसमें क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू C/V, या μ2/μ1 इज इक्वल टू C/V। हमें निकालना किसका है, हमें V निकालना है। हमें वाटर का दिया हुआ है और ये एयर से वाटर में जा रही है, एयर टू वाटर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा होता है 1, वाटर का दिया हुआ है 1.33/1 इज इक्वल टू C। C कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें निकालना क्या है, V। तो हम V कैसे निकाल लेंगे, V इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.33। यही इसका आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर। अब हम देख लेते हैं फिनोमिना, यानी रिफ्रैक्शन की वजह से क्या क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा, जब भी हम कोई स्टिक को डालते हैं पानी में तो थोड़ा वो उभरी हुई दिखती है। मतलब जैसे हमने स्टिक को डाला, आधी इमर्ज है, तो ये हमें थोड़ा उभरी हुई दिखती है ऐसे करके। क्यों दिखती है, क्योंकि रिफ्रैक्शन की वजह से वो हमें ऐसे दिखती है। इसमें देखो उभरी हुई क्यों दिख रही है, क्योंकि ये नॉर्मल से दूर हो गया है, तो इसीलिए हमें ये उभरी हुई दिखती है।
एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड अंडर वाटर अपीयर्स टू बी रेज्ड। जब भी कोई पानी में कोई चीज़ पड़ी होती तो वो हमें थोड़ा ऊपर की तरफ दिखती है कि ये इतनी गहराई पे नहीं है जितना वो असली में होती, जबकि वो हमें दिखती कैसे है, थोड़ा ऊपर की तरफ, यानी रेज्ड। अ पूल ऑफ वाटर अपीयर्स टू बी लेस डीप देन द एक्चुअल डेप्थ, यानी रिफ्रैक्शन की वजह से हमें जो पूल का पानी है वो भी हमें कम गहरा लगता है जबकि उसकी एक्चुअल डेप्थ से। व्हेन अ थिक ग्लास स्लैब इज प्लेस्ड ओवर सम प्रिंटेड मैटर द लेटर अपीयर्स रेज्ड। आप सबने देखा होगा कि जो भी कॉपी या जिसमें लिखा हो, अगर हम उसके ऊपर कोई ग्लास का स्लैब रख दें तो हमें जो उसमें प्रिंटेड मैटर है वो थोड़ा बड़े बड़े दिखते हैं। लेमन केप्ट इन वाटर इन अ ग्लास अपीयर्स टू बी बिगर देन एक्चुअल साइज, यानी अगर हम किसी ग्लास में पानी भर दें और उसी में हम नींबू डाल दें तो हमें वो लगेगा कि वो थोड़ा बड़ा दिखेगा उसकी एक्चुअल साइज से। व्हेन अ कॉइन इज प्लेस्ड अंडर वाटर अ कॉइन अपीयर्स टू बी रेज्ड, यानी वही जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो थोड़ा वो उभरा हुआ दिखेगा कि वो ऊपर की तरफ है। अ फिश अंडर वाटर अपीयर्स टू बी शैलोअर देन इट्स एक्चुअल डेप्थ। फिश भी हमें कैसे लगेगी, शैलोअर दिखेगी, उसकी एक्चुअल डेप्थ से हमें लगेगा कि वो थोड़ा ऊपर की तरफ है। अब हम देख लेते हैं एपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला। एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ, यहाँ पे डी क्या है हमारा, ये हमारा रियल डेप्थ है और हमारा एपरेंट डेप्थ क्या है, स्मॉल डी, एपरेंट डेप्थ। और यहाँ पे एन हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो और रियल डेप्थ दिया हो तो हम आराम से इसका एपरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं। यही इसका फॉर्मूला है निकालने का। अब हम देख लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ट्विंकल करना भी हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। स्टार्स अपीयर हायर देन देयर एक्चुअल डेप्थ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एडवांस सनराइज एंड डिले सनसेट, यानी 2 मिनट पहले हमें सनराइज देखने को मिल जाता है और 2 मिनट बाद तक हमें सनसेट देखने को मिलता है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। चौथा क्या कह रहा है, द सन इज विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। वही जो बताया, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ड्यूरेशन ऑफ डे हमारा कितना बढ़ जाता है, यानी सूरज की रोशनी हमें 4 मिनट एक्स्ट्रा मिलती है। किसकी वजह से, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। अब हमें क्या समझना है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो डायमंड है वो इतना शाइन क्यों करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है उसमें कैसे वो काम करता है, कैसे, TII यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वो काम करता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, यानी इसमें क्या दिया हुआ है, यानी आई जो है वो हमारा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। यहाँ पे IC क्रिटिकल एंगल है जिसकी वजह से जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है या रिफ्रैक्टेड रे है वो उसी मीडियम में वापस आ जाए, उसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन लाइट रे इंसिडेंट एट रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम डेंसर मीडियम एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल जो बताया था, देन रे रिटर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वही मतलब जब भी डेंसर मीडियम में हम कोई भी लाइट को इंसिडेंट करवाएं और वो उसकी क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो तो जो उसका रिफ्लेक्टेड रे है वो भी उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। क्यों, क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, क्रिटिकल एंगल में वो रिफ्रैक्टेड रे हमारा नॉर्मल बना लेता है, पर अगर हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर दें तो वो उसी मीडियम में वापस आ जाएगा। उससे ही हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी कंडीशन क्या होती है जिसकी वजह से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बने, तो इसकी ये कंडीशन होती है कि जो लाइट है वो डेंसर टू रेयरर में जाए। लाइट मस्ट पास फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, यानी ऐसा नहीं आप कर सकते कि रेयरर से डेंसर की तरफ करेंगे तो वो बन जाएगा। ये तभी होता है जब हमारी लाइट डेंसर से रेयरर में जाए। दूसरा क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, यानी इसकी ये दोनों कंडीशन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आई जो है वो IC से बड़ा ही होना चाहिए या फिर थीटा से बड़ा ही होना चाहिए, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। और हमारा दूसरा क्या है, डेंसर से रेयरर में ही जाना चाहिए लाइट को, तभी ये कंडीशन
फुलफिल होगी और हमारा TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल जो काम करती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही काम करती है, इसीलिए बहुत ही सुटेबल रहती है बड़े बड़े कनेक्शंस के लिए। यूज्ड इन एंडोस्कोप यानी एंडोस्कोपी में जो काम करते हैं वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही वो काम करता है। यूज्ड इन टेलीकम्युनिकेशन, शाइनिंग ऑफ एयर बबल्स, जो एयर बबल्स बनते हैं आपने बनाए भी होंगे, उसमें जो वो शाइन करता रहता है अंदर जो बबल्स में, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही वो शाइन करता है। डायमंड की जो चमक है वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही है। डायमंड ऐसे नहीं चमकता, उसको ऐसे तराशा जाता है जिसकी वजह से वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से होता है उसमें, उसी वजह से उसमें चमक आ जाती है और अच्छे से। और इसका क्या कह रहे हैं? मिराज, आपने देखा ही होगा जब बहुत गर्मी रहती है तो हमें रोड पे ऐसे पानी जैसा दिखता है, ये खास करके डेजर्ट रीजन में तो बहुत अच्छे से दिखता है, पर अगर ऐसे ही भी किसी जगह पे देखा जाए अगर बहुत गर्मी है तो रोड पे ऐसा लगता है पानी पड़ा हुआ है। वो किसकी वजह से? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमें ऐसा दिखता है, मिराज बनता है। और जबकि लूमिंग जो है वो पोलर रीजन में होता है। ये देखो इसके ये पिक्चर्स, ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिसमें ये जा रही है लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा, ये वापस बेंड हो गई, फिर ये ऐसे बेंड हुई, फिर ये ऐसे बेंड हुई। तो ये हमारा क्या है? ऑप्टिकल फाइबर केबल में TIR इसको। और ये दूसरा क्या है? ये हमारा मिराज है, ये देखो पानी जैसे दिख रहा है, ये पानी यहाँ पे एक्चुअली नहीं है, ये यहाँ पे सिर्फ मिराज की वजह से दिख रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।